Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following has highest melting point? Option A is orthoxylene, option B is metaxylene, option C is paraxylene and option D is toluene. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से कंपाउंड का होगा अमंग ऑप्शन ए बी सी डी ऑर्थोजाइलिन का होगा या फिर मेटाजाइलिन का या फिर पैराजाइलिन या फिर ऑप्शन डी में टॉलुइन के बारे में पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा हाईएस्ट। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेस के ऊपर। कि अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वेंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा लग रही होती है, वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। तो वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर ये डिपेंड करते हैं। वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर ये डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस होती है ना बच्चों, ये सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज कर जाती है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होती है, तो सरफेस एरिया के साथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया और वेंडर वॉल फोर्सेस कैसे बढ़ सकते हैं? अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाए, उसके अंदर एटम्स और ज्यादा आ जाए, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वेंडर वॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। और साथ ही बच्चों ये सिमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, बहुत ज्यादा अच्छी सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू ओवरकम द इंटरेक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, जितनी ज्यादा सिमेट्री प्रेजेंट होती है वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर उतने अच्छे से पैक होते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत अच्छे से पैक होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर उनकी पैकिंग अच्छी होती है। कैसी होती है? पैकिंग अच्छी होती है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत अच्छे से पैक होते हैं। और बहुत अच्छे से पैक होते हैं, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है जिससे आप उनको उन क्रिस्टल लैटिस से निकाल सको और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की इंटरेक्शंस को ओवरकम कर सको। इसलिए बोलते हैं कि सिमेट्री होने से वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। देखते हैं बच्चों, समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है सॉलिड है, और इससे आपको किसके अंदर जाना है? लिक्विड के अंदर जाना है। इसी को तो बोलते हैं मेल्टिंग। अगर आप सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रहे हो, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं मेल्टिंग। तो क्या कर रहे हो आप? क्या करते हो, मान लीजिए सॉलिड के अंदर ये ए मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है ए। ये होते हैं पास पास, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। आपको अगर इसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर बोल सकते हैं कि इसको अगर मेल्ट करना है, तो इसके अंदर इसकी इंटरेक्शंस को ओवरकम करना पड़ता है और इनके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर ले जाना है। दूर दूर ले जाना है, जब भी तो ये मेल्ट हो जाएगा। इस इंटरेक्शंस को ओवरकम करने के लिए, यहाँ जो पहले इंटरेक्शंस थी इसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, अगर इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होंगी। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे गिवन कंपाउंड्स की। फर्स्ट कंपाउंड इज ऑर्थोजाइलिन। ऑप्शन ए में दिया है ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। ऑप्शन बी में दिया है हमें मेटाजाइलिन। ऑप्शन बी इज मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। ऑप्शन सी में मिला है हमें पैराजाइलिन एंड ऑप्शन डी में मिला है टॉलुइन। ऑप्शन सी में मिला है पैराजाइलिन, पैराजाइलिन एंड ऑप्शन डी के अंदर कौन है बच्चों? टॉलुइन, टॉलुइन। तो देखते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अब ऑर्थोजाइलिन क्या होगा? हमारे पास ये होता है ऑर्थोजाइलिन, यहाँ हमारे पास ये बेंजीन में, और यहाँ CH3, और यहाँ पर CH3। मेटाजाइलिन के अंदर क्या होता है? हमारे पास दोनों CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन पर होते हैं, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर। एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ पर। और पैराजाइलिन के अंदर क्या होता है? पैराजाइलिन के अंदर ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड्स है, और यहाँ पर CH3, और ये जो CH3 ग्रुप होता है दूसरा, ये पैरा पोजिशन पर होता है। इन टॉलुइन के अंदर देखोगे बच्चों, तो टॉलुइन के अंदर यहाँ हमारे पास सिर्फ एक CH3 ग्रुप होता है, दूसरा CH3 ग्रुप नहीं होता। दूसरा CH3 ग्रुप नहीं होता। तो इसके अंदर मान लो कि अगर हम इसके हाइड्रोजन को कंसिडर कर लें, ये एक हाइड्रोजन है ऑर्थो वाला। अगर आप जाइलिन और टॉलुइन को कंपेयर करते हो, तो अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास यहाँ अगर हाइड्रोजन है तो ऑर्थोजाइलिन में CH3 आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, या फिर मेटाजाइलिन में CH3 आ गया, पैराजाइलिन में एक CH3 एक्स्ट्रा होता है हाइड्रोजन की प्लेस पर। हाइड्रोजन की प्लेस पर कौन आ जाता है? CH3 आ जाता है। और CH3 ग्रुप कैसा होता है? बड़ा होता है। CH3 ग्रुप कैसा होता है? बड़ा ग्रुप होता है। एक बड़ा ग्रुप होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से तो बड़ा है, हाइड्रोजन का सरफेस एरिया इतना सा, और CH3 का सरफेस एरिया इतना बड़ा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। बाकी सब कुछ तो सेम है, एक हाइड्रोजन की प्लेस पर एक CH3 तो आया है हमारे पास जाइलिन के अंदर। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास, सरफेस एरिया
वो किसका ज्यादा होता है? जाइलीन का ज्यादा होता है, जाइलीन का ज्यादा होता है, चाहे ऑर्थोजाइलिन हो, मेटाजाइलिन हो या पैराजाइलिन हो, लेकिन जाइलीन का सरफेस एरिया टॉलुइन से ज्यादा होता है, टॉलुइन से ज्यादा होता है। सिमिलरली उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट जाइलीन का निकाल के देखोगे और टॉलुइन का देखोगे तो जाइलीन का ज्यादा आएगा, देख सकते हो आप इसको। जाइलीन के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं हमारे पास? मान लीजिए ये एच है, ये एच है, ये एच है और ये एच है। इसके अंदर टोटल 6 and 2 8 तो होते हैं कार्बन। अगर आप इसका मोलिकुलर वेट निकाल लोगे तो 8 तो होते हैं इसके अंदर कार्बन, तो 8 into 12। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 और 6 10 हाइड्रोजन होते हैं जाइलिन के अंदर, 10 हाइड्रोजन होते हैं, 10 into 1। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे बच्चों आप, तो इसका आएगा बच्चों 96 + 10, दैट इज 106 ग्राम पर मोल, 106 ग्राम पर मोल। और टॉल्यून का निकालोगे तो उसके अंदर कार्बन तो होते हैं 7, 7 into 12। और हाइड्रोजन कितने होते हैं बच्चों इसके अंदर? 8, 8 into 1, तो इसका आता है 84 + 8, दैट इज 92 ग्राम पर मोल। कितना आता है? 92 ग्राम पर मोल आता है इसमें। तो मॉलिक्यूलर वेट जाइलिन का ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो हमारे जाइलिन्स होते हैं, जाइलिन्स उनका ज्यादा होता है, जाइलिन का ज्यादा होगा टॉलवीन से। तो अब हमें इतना तो पता चल गया है कि टॉलवीन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, हाईएस्ट तो है नहीं, तो ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, टॉलवीन तो गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्थो पैरा एंड मेटाजाइलिन की, तो इसके अंदर भी देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें ऑर्थो मेटा एंड पैराजाइलिन की, तो ऑर्थोजाइलिन को अभी हमने देखा था, ये हमारे पास कौन था? ये CH3 था, एक CH3 ये था, तो ये होता है हमारे पास ऑर्थोजाइलिन। अगर हम इस ऑर्थोजाइलिन की बात करें तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेशक, इसके अंदर आप एक इस तरीके से प्लेन ड्रॉ कर सकते हो जो इसको इक्वल हाफ में कट कर सकता है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल तो है। लेकिन इसके अंदर एक प्लेन तो ये वाला हो सकता है, और दूसरा प्लेन कैसे हो सकता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर हम बात करें दूसरा प्लेन कैसे हम दिखा सकते हैं, कि ये हमारे पास CH3 है, एक प्लेन बिल्कुल ऐसे होगा, एक प्लेन बिल्कुल ऐसे होगा जो कंप्लीट इस मॉलिक्यूल को, कंप्लीट कंपाउंड को इस तरह हाफ हाफ में कट कर देगा, हाफ CH3 ऊपर, हाफ CH3 नीचे, इसी तरह हाफ हाइड्रोजन ऊपर, हाफ हाइड्रोजन नीचे, तो बिल्कुल इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो इसके अंदर टू प्लेन्स प्रेजेंट हैं और इन प्लेन्स को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अब हम इनके अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया है, सरफेस एरिया भी नियरली सेम होता है, तो इसके अंदर अब हम सिमेट्री चेक करते हैं। इसके अंदर कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है? टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। एक तो हमने इस तरह दिखाया था, ये वाला फर्स्ट है, कि इसके अंदर ये बिल्कुल हाफ हाफ में कट हो जाएगा, और एक हमने बिल्कुल इसी के प्लेन में ले लिया, बेंजीन रिंग के प्लेन में, जो हमारे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट कर देगा, एक एक एटम हमारे पास इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, हाफ CH3 ऊपर देखने को मिलेगा, हाफ CH3 नीचे। इसी तरह ये जो कार्बन है, ये हाफ कार्बन ऊपर, हाफ नीचे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाफ ऊपर, हाफ नीचे। इसी तरह ये सारे कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे, बिल्कुल इसी के बेंजीन रिंग के प्लेन में हमने ये कंसिडर करा है। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर करिए, बेंजीन रिंग के प्लेन में कंसिडर, तो ये तो हमारा ऑर्थोजाइलिन है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम बात करें मेटाजाइलिन की, तो मेटाजाइलिन को भी देख लेते हैं बच्चों। अब इनके अंदर अब हम सिमेट्री चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर ज्यादा सिमेट्री, उसके अंदर क्या होगा? वो अच्छे से पैक होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका। तो इसके अंदर एक तो सिमेट्री यहाँ से हो सकती है, यहाँ से एक प्लेन कट करोगे तो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा मॉलिक्यूल। और एक तो हो सकती है ये वाली सिमेट्री, और दूसरी वाली सिमेट्री कौन सी हो सकती है? जैसी सिमेट्री अभी हमने ऊपर दिखाई थी, कि बेंजीन रिंग के प्लेन में एक प्लेन ड्रॉ करिए आप, जो बेंजीन रिंग का प्लेन है, तो वो मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट कर देगा, हाफ CH3 ऊपर, हाफ CH3 नीचे। तो एक सिमेट्री इस तरीके से हो सकती है बिल्कुल। ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर भी है, टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इसके अंदर भी है। क्या है? टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। इनको प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जो प्लेन हमारे मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट कर देता है, उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर भी दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम बात करें हमारे पास जो पैराजाइलिन होता है, पैराजाइलिन, ये CH3 है, और एक CH3 बच्चों ये रहा, और ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग होती है बच्चों, ये CH3। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है? एक तो प्लेन आप ऐसे कट कर सकते हो, एक ऐसे ड्रॉ करो प्लेन, तो इक्वल हाफ में कट हो सकता है। अगेन कैसे हो सकती है एक प्लेन? ये CH3 और ये CH3, एक प्लेन आप ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करो, तो ये भी हमारी बेंजीन रिंग को, और ये जो CH3 CH3 ग्रुप है, इनको इक्वल हाफ में कट कर देगा, एक प्लेन ऐसे दिखा सकते हो आप। और एक बच्चों हमारे पास वही वाला प्लेन बना सकते हैं जो हमारी बेंजीनिंग के प्लेन के अंदर होगा, और हमारी बेंजीनिंग को इक्वल हाफ में कट कर देगा, और हमारे पास क्या होगा? हमारे एक एक एटम को इक्वल हाफ में कट कर सकता है, बिल्कुल इस तरीके से हमने एक प्लेन देखा था, जो बिल्कुल इक्वल हाफ में कट कर देता है, हमारा हाफ C ऊपर, हाफ C नीचे, हाफ हाइड्रोजन ऊपर, हाफ हाइड्रोजन नीचे। तो इस तरीके से हम एक प्लेन दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर कम से कम यहाँ पे हमें कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है? यहाँ हमें थ्री प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है। कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है? थ्री
प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो सबसे ज्यादा सिमेट्री किसके केस में है? पैराजाइलिन के केस में। दैट मीन्स जो पैराजाइलिन है, पैराजाइलिन जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल। जो पैराजाइलिन है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है देन ऑर्थो एंड मेटा, देन ऑर्थो मेटा जाइलिन। ऑर्थो मेटा जाइलिन से ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा जाइलिन है? पैराजाइलिन है। और पैराजाइलिन क्योंकि ज्यादा सिमेट्रिकल है तो वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होगा? अच्छे से पैक होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि पैराजाइलिन, पैराजाइलिन बीइंग मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से पैराजाइलिन क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस के अंदर अच्छे से पैक होता है। being more symmetrical being more symmetrical fits better in crystal lattice, fits better in crystal fits better in crystal lattice के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। इस वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उसको वहां से बाहर निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट जो पैराजाइलिन का होगा वो ज्यादा होगा, बीइंग मोर सिमेट्रिकल, हमारे ऑर्थो एंड मेटाजाइलिन से। तो दिस इज द फाइनल आंसर, therefore the final answer is option number C, paraxylene. I hope you understood it well and best of luck.